Hello learners, good morning to all of you. Today in this video I am going to explain about the scope of supply, which is a very important concept for your exam. So please focus on this topic carefully. It is helpful for your exam. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सप्लाई क्या होता है, व्हाट इज़ अ सप्लाई के मीनिंग के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा. ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीएसटी में ये टॉपिक एक मेन इंटीग्रल पार्ट का काम करता है, क्योंकि इसके बिना आप जीएसटी कभी भी समझ नहीं सकते. क्योंकि सप्लाई एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको ये समझना होगा कि जब भी सप्लाई होगी, जहाँ भी सप्लाई होगी, वहाँ ही आपको जीएसटी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी. तो सप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसलिए प्लीज़ ध्यान से आप इस टॉपिक को ध्यान कीजिएगा, पढ़िएगा इसे और अपने माइंड में इसको रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट शुरू करता हूँ आज की वीडियो में. देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई. ये सेक्शन 7 में बोला गया है, यानी सप्लाई की जो बात की गई है वो सेक्शन 7 में बोला गया है. क्या बोला गया है सेक्शन 7 में? सेक्शन 7 में ये बोला गया है कि जो भी सप्लाई की मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, उसके बारे में ये सेक्शन 7 बात करता है. सेक्शन 8 बात करता है टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में. उसके बाद आपका शेड्यूल फर्स्ट है जो ये आपकी बात करता है. ये सेक्शन 7 का ही पार्ट है. ये सारे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 ये आपके सेक्शन 7 के ही पार्ट होते हैं. सेक्शन 7 शेड्यूल 1 में ये आपकी एक बात बोला गया है कि एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ़ मेड विदाउट कंसिडरेशन. यानी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप बिना कंसिडरेशंस के उसे सप्लाई माना जाएगा. तो ये शेड्यूल 1 कहता है कि कुछ ऐसी आप एक्टिविटीज़ करते हो, कुछ ऐसे आप ट्रांजेक्शंस करते हो जहाँ पे सप्लाई माना जाएगा अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं रहेगा. उसके बाद शेड्यूल 2 आपकी ये बात करता है एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. शेड्यूल 2 ये बोलता है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शंस होती है जिसमें आप सप्लाई ऑफ गुड्स उसको ट्रीट करोगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करोगे. एंड शेड्यूल 3 आपसे ये बोलता है एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शंस विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स आर नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. शेड्यूल 3 यानी एक नेगेटिव लिस्ट की बात करता है जिसमें कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज को हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये सब आपका एक ओवरव्यू है जो मैंने अभी बताया. मैं आज केवल ये बताऊंगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में. देखिए, यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017 का है. आपको ये चीज़ें याद रखनी है. मीन्स व्हाट इज़ अ सप्लाई, यानी एक्चुअली में सप्लाई होता है क्या है. सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनीथिंग. आप किसी भी चीज़ का सप्लाई करो. सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर दैन गुड्स और सर्विसेज डज नॉट अटैक GST. यानी आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करोगे. ठीक है, यानी ध्यान रखना है आपको कि सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर दैन, कुछ भी आप सप्लाई करो गुड्स या सर्विसेज को छोड़ के, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर GST चार्ज नहीं किया जाएगा. अच्छा, तो सप्लाई एक्चुअली में होता है क्या है, यानी जब आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करोगे तभी वो सप्लाई माना जाएगा, तभी हम उस पर GST चार्ज करेंगे. सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आएगी. सप्लाई इंक्लूड्स जैसे ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जैसे यहाँ पे बोला गया है कि सप्लाई में क्या आएगा आपका, ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ एज सच sale or transfer, as such sale or transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agree to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. सप्लाई का मतलब सारे चीज़ें आएंगी, सारे रूप आती हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आएगा, या बोथ दोनों भी आएंगे. जैसे आप सेल करोगे तो सप्लाई माना जाएगा, ट्रांसफ़र करोगे तब भी सप्लाई माना जाएगा. बार्टर सिस्टम जो होती थी, यानी हम कुछ सर्विसेज मैंने आपको दिया और उसके बदले में आपने मुझे कुछ दूसरी सर्विसेज दिया, तो वो भी बार्टर एक सिस्टम हो जाएगा, तो उसको भी हम सप्लाई मानेंगे. एक्सचेंज कर रहे हो तो उसको भी हम सप्लाई मानेंगे. लाइसेंस वाले केसेस में भी सप्लाई माना जाएगा. रेंटल हो गया, सप्लाई माना जाएगा. लीज़ पे अगर कोई आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हो तो सप्लाई माना जाएगा. डिस्पोजल मेड, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र
आप कर रहे हो, कोई एसेट है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो, वो भी सप्लाई माना जाएगा। या फिर एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, या ये सारी चीज़ आप एग्री कर रहे हो इन फ्यूचर में फॉर ए कंसिडरेशन के लिए बाई अ पर्सन इन द कोर्स आर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी ये सारी चीज़ें मतलब एक बिजनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन है जो पर्सनली कोई अपनी एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो उस केस में वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस आप चला रहे हो या फिर आपको ये पता है कि बिजनेस आप कंटिन्यू करोगे आगे, तो बिजनेस जब आगे कंटिन्यू करोगे उस केस में आप क्या कर रहे हो, कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो इन सारे तरीक़ों से, तो वो सप्लाई ट्रीट किया जाता है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट आगे ये पॉइंट बोला गया है इम्पोर्टेशन, देखो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कुछ ऐसे सर्विसेज होती हैं जो आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, यानी आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करते हो फॉर ए कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब आप इंडिया के बाहर से कोई भी सर्विस रिसीव करते हो, ठीक है, कंसिडरेशंस के लिए, और वहाँ पे बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब आप कोई बिज़नेस नहीं करते हो और आपने जिससे भी लिया है वो भी बंदा कोई बिज़नेस नहीं करता है, तो फिर भी इसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। यानी ना ही कोई इसमें कोर्स ऑफ बिज़नेस होना चाहिए, ना ही इसमें कोई कोर्स ऑफ बिज़नेस है, ना ही कोई फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस है, फिर भी आप कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, इंडिया में सर्विसेज कोई मंगाते हो, विदेश से कोई सर्विसेज लेते हो फॉर ए कंसिडरेशन, उसके बदले में पैसे देते हो, तो वो सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया है एंड द एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। अगर कोई ऐसा एक्टिविटीज़ है जो आप शेड्यूल फर्स्ट में स्पेसिफाइड किया गया है, मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसमें आप बिना कंसिडरेशंस के करते हो तो उसे भी सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। तो यानी 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। पहला कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के सारे फॉर्म्स, आप सेल करो, ट्रांसफ़र करो, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज़, डिस्पोजल मेड, एग्री टू बी मेड फॉर द कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें, या फिर आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर फॉर ए कंसिडरेशन और उसमें वो बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं करता या फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस नहीं है, फिर भी उसे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जहाँ पे आपको कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं होता है, या फिर आप एग्री हो जाते हो कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं करने के लिए, तो वो सारे सब चीज़ें सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। अब जैसे ये शेड्यूल फर्स्ट की बात मैंने किया यहाँ पे कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो शेड्यूल फर्स्ट में स्पेसिफाइड की गई है, तो उसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। तो जैसे ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, सो ये पॉइंट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ऐसे आपकी क्या एक्टिविटीज़ होगी, जैसे एक्टिविटीज़ ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ़ मेड विदाउट कंसिडरेशन। So first of all, first point here is the permanent transfer or disposal of business asset where input tax credit has been availed on such asset। यानी आप क्या कर रहे हो, कोई भी परमानेंट ट्रांसफ़र करते हो या फिर डिस्पोजल करते हो ऑफ बिजनेस एसेट, यानी अपने बिजनेस के एसेट को आप परमानेंट उसको डिस्पोज करते हो, हटा देते हो बिजनेस से, या फिर आप किसी पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हो वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल ऑन सच एसेट। यानी जिस एसेट को आपने ट्रांसफ़र किया है या फिर डिस्पोज किया है उस एसेट पे अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले चुके हो, पहले से अवेल है, तो इसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। ठीक है। सपोज़ मान लो कि मेरी एक बिज़नेस थी, कपड़े बनाने की बिज़नेस थी, मैं कपड़े बुनता था, यानी वूवन कपड़े थी। तो उस कपड़े बनाने की बिज़नेस में मैंने वो मशीन को क्या किया, मैंने डिस्पोज़ कर दिया, बेच दिया, और उस मशीन पे मैंने ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके रखा हुआ था। तो जब भी मैं मशीन को ट्रांसफ़र करूँगा या फिर परमानेंट डिस्पोजल करूँगा तो वो सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला है आपका सेकेंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन आर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अच्छा, रिलेटेड पर्सनस का मतलब हो गया जैसे आप किसी भी अपने रिलेटिव से कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेते हो तब, या फिर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए, या प्रिंसिपल एजेंट हो तो उनको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है।
एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। ये चीज़ें आपको सेक्शन 25 में बताया गया है। व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी आप अपने रिलेटिव से कोई भी सप्लाई रिसीव करते हो या फिर सप्लाई आप गुड्स या सर्विसेज अपने रिलेटिव के साथ करते हो या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन्स के साथ करते हो तो उसे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। प्रोवाइडेड, इसके आगे बोला गया है प्रोवाइडेड मतलब कुछ और भी लॉ है जो आपको ध्यान रखना है। क्या है प्रोवाइडेड? ये बोला गया है प्रोवाइडेड मीन्स कि आपको कुछ और भी लॉ है जो आपको ध्यान रखना है। डैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग, यानी जो गिफ्ट्स है, अगर आपने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट दिया सपोज मान लीजिए, तो गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाई एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई shall not be treated as supply of goods or services or both। मीन्स कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट अगर नहीं दिया है, ठीक है, गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग में 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं दिया है तो उसे हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर ने मुझे 45,000 का गिफ्ट दिया तो 45,000 का जो गिफ्ट है मेरे लिए, तो वो सप्लाई ट्रीट नहीं करेगा एम्प्लॉयर। मतलब ये लॉ कहता है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा उसे, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि 50,000 रुपीज़ इन वैल्यू, ठीक है। क्या बोला है कि शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ, ठीक है। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट बोला गया है यहाँ पे कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। अगर जो गुड्स की सप्लाई की जाती है वो प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? अपने एजेंट को किया जा रहा है। वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। और जहाँ पे ये जो सप्लाई किया जा रहा है, ये जो एजेंट है वो क्या कर रहा है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को ले रहा है। किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो उसे हम सप्लाई ट्रीट करेंगे, ठीक है। यानी जब भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे बाय अ प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई भी सप्लाई करता है, ठीक है, एजेंट उस गुड्स को लेता है, ठीक है, अपने ही प्रिंसिपल से, तो उसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। सेकेंड पॉइंट बोला गया है बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू द रिसीव सच गुड्स और ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अगर कोई एजेंट के द्वारा अपने प्रिंसिपल को गुड्स दिया जा रहा है, बाय एन एजेंट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई, तो उस केस में भी इसे क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आर फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि अगर आप कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कराते हो बाय अ पर्सन, एक पर्सन के द्वारा, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, किसी भी रिलेटेड पर्सन से, आर फ्रॉम एनी अदर हिज अदर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर आपका कोई बिजनेस है जो इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश किया गया है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और वो जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर इस तरीके से आप कोई बाहर से कोई सर्विसेज लेते हो और जहाँ से सर्विसेज लेते हो वो आपकी एक बिज़नेस है, अदर बिजनेस है जो आउटसाइड इंडिया में इस्टेब्लिश है, तो उस केस में जो भी आपने सर्विसेज इंपोर्ट किया है उसे भी हम सप्लाई ट्रीट करेंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट, ये आपका लास्ट पॉइंट है। इसमें बोला गया है क्या है, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकलता है? एनीथिंग सप्लाईज अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। यानी आप कुछ भी सप्लाई करो, एनीथिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स या सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज अगर वो नहीं है तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। यानी गुड्स एंड सर्विसेज को छोड़कर आप कुछ भी चीज़ें सप्लाई करते हो तो वो सप्लाई नहीं माना जाता है, ठीक है। तो सप्लाई का अल्टीमेट मतलब क्या हुआ कि आप सप्लाई का मतलब सब चीज़ें होती है, सेल करना भी सप्लाई होता है, ट्रांसफ़र करना भी सप्लाई होता है, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, ये सारे सब सप्लाई माना जाता है। अगर ये सारी चीज़ आप पैसों के लिए करते हो, यानी समथिंग कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए इसमें, इन मनी या इन काइंड होना चाहिए। तो ये चीज़ें बोली गई है।
तो ये सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जीएसटी में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जीएसटी हमेशा तभी लगेगी जब आपकी सप्लाई होगी। तो मुझे इसके लिए आपको सप्लाई समझना बहुत ज़रूरी है कि हाँ व्हाट इज़ अ सप्लाई। ठीक है, आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।